हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट। आई एम ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आप लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के अब आपने पढ़ लिया गौतम बुद्ध प्लस जैन धर्म। गौतम बुद्ध जैन धर्म हमको बाद में पढ़ाना था। हम लोगों को 16 महाजनपद के बाद स्तूप पढ़ना जरूरी था, बट स्तूप मैंने सोचा मैं स्तूप पढ़ा चुकी हूँ। बाद में देखा मैंने स्तूप अभी नहीं पढ़ाया, गौतम बुद्ध जैन धर्म पढ़ाया। चलिए कोई बात नहीं। अब आज की क्लास आपकी होगी स्तूप से रिलेटेड। पॉइंट देखते हैं। स्तूप मौर्यकालीन कला स्थापत्य कला, यानी मौर्यकालीन कला स्थापत्य कला को आज हम लोग जाने। अभी हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे थे, आज हम लोग मौर्य वंश से स्थापित कला से जुड़े कम जितने भी पॉइंट्स वाइज आपके फैक्ट होंगे, सारे फैक्ट आपके जो भी आपके इंपॉर्टेंट है वो सारे निकल के आ जाएंगे। सो गाइस, कम टू द पॉइंट। लेते हैं मौर्यकालीन स्थापित कला। मौर्यकालीन स्थापित यानी कला इसके अंतर्गत आता है राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुफा, विहार। राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुफा, विहार आता है। चलिए देखते हैं। मौर्य वंश मौर्यकालीन कला एवं स्थापित का विकास। मौर्य वंश या मौर्यकालीन कला एवं स्थापित का जो विकास था वो चंद्रगुप्त मौर्य व उनके उत्तराधिकारी के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य व उनके उत्तराधिकारी जो थे उनके शासन काल में हुआ। अंडरस्टैंड। मौर्य शासकों द्वारा कला एवं स्थापत्य के स्वरूप प्राप्त हुए। मौर्य शासकों द्वारा कला एवं स्थापत्य के स्वरूप प्राप्त हुए। किसके? मौर्य शासकों द्वारा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। स्थापित स्वरूप प्राप्त हुए। मौर्य दरबारी कला, मौर्य दरबारी जो कला थी, मौर्य दरबारी कला राजकीय कला मानी जाती। क्या मानी जाती? मौर्य दरबारी कला और राजकीय कला मानी जाती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट का आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। दरबारी कला और राजकीय कला क्या मानी जाती है? मौर्य जो है दरबारी और राजकीय कला मानी जाती है। अंडरस्टैंड। क्योंकि स्थापित कला से राजकीय आदेश के प्रमाण मिले। क्योंकि स्थापित कला से जो है वो राजकीय आदेश के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता और मौर्यकालीन के बीच का समय जो है भारतीय कला का अंधकार युग माना जाता है। सिंधु सभ्यता और मौर्यकालीन के बीच का समय जो है भारतीय कला का क्या है? अंधकार युग माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मौर्यकालीन का वैभव, आत्मविश्वास और शक्तिशाली राज सत्ता का प्रतिबिंब मौर्य कला में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मौर्यकालीन का वैभव और आत्मविश्वास और शक्तिशाली राज सत्ता का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ दिखाया था? मौर्यकालीन कला में दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं। स्थापत्य के अवशेष को निम्न भागों में बांटा गया है। जो स्थापत्य के जो अवशेष हैं उनको निम्न भागों में बांटा गया। वो भाग क्या थे स्थापत्य के? वो यही थे, राजप्रसाद थे, स्तंभ थे, स्तूप, गुफा, विहार। इन सबको एक एक करके आपको एक्सप्लेन होगा। यहाँ से जितने बनने वाले आपके टॉपिक हो यहाँ से कवर है। समझ लीजिए स्थापत्य के जो भाग हैं, स्थापित मतलब जो भाग हैं वो हैं राजप्रसाद है, स्तंभ है, स्तूप, गुफा, विहार है। ये स्थापत्य के भाग है। इन्हीं को लेके आपको आगे टॉपिक डिस्कस होंगे। चलिए देखते हैं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। राजप्रसाद। राजप्रसाद का मतलब होता है राजा का महल। जिसमें राजा निवास करता था उसको राजप्रसाद बोलते हैं। राजा का महल, इस तरीके से आप समझिए। देखते हैं। इसे राजा के रहने का स्थान, अर्थात इसमें राजा क्या करता था? निवास करता था। यानी राजा का महल, राजप्रसाद राजा के महल को कहते हैं। ओके। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में है। कहाँ है मौर्य वंश की राजधानी? कहाँ है? पाटलिपुत्र में। ये आपको हम क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं मौर्य वंश जब पढ़ाया था, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो गया, अच्छी बात है। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में। यह पाटलिपुत्र कहाँ है? गंगा व सोन नदी के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र कहाँ? गंगा व सोन नदी के संगम पर बसा है। नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र की लंबाई कितनी? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। इसकी लंबाई और चौड़ाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र की लंबाई जो है 80 स्टेडियम 9/1/2 मील और चौड़ाई कितनी? 18 स्टेडियम 1/1/2 मील थी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंबाई चौड़ाई इसकी अच्छे से रख लीजिए। यह विशाल भवन समूह था। इसे बड़े कमरे थे। इसमें जो है बड़े कमरे थे। ओके। विशाल भवन समूह था। अनेक स्तंभों पर बना सभा भवन निर्मित है। अनेक स्तंभों पर बना क्या है? सभा भवन निर्मित है। ओके। इसके सभा भवन में कई पाषाण खंभे तथा फर्श व छत काष्ठ के थे। किसके थे? फर्श व छत जो किसके थे? काष्ठ के थे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर रिपीट करिए। इसके साथ भवन में कई पाषाण इस खम्भे तथा फर्श व छत काष्ठ के थे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका ये भी लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। LT वाले बच्चों के लिए सारा इंपॉर्टेंट है, TGT वाले बच्चों के लिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये आपका इंपॉर्टेंट है। इन पर चमकदार पालिश की गई थी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, तो ये मैंने रेड से लिख दिया, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इन पर चमकदार क्या की गई थी? पालिश। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से किसमें चमकदार पालिश की गई थी, तो आप इसे बता सकते हैं। सवन में कई पाषाण खंभे तथा फर्श पर काष्ठ के थे और क्या था? इस पर चमकदार पालिश की गई थी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजप्रसाद जो था वो एक सुंदर सा पार्क था, उसमें था जिसमें सरोवर व अन्य प्राकृतिक मनोहर दृश्य विद्वान थे। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, सरोवर व अन्य प्राकृतिक मनोहर किस जगह विद्वान थे? तो राजप्रसाद एक सुंदर पार्क में था, उसी में राजप्रसाद के अंदर सरोवर और क्या मनोहर जो थे प्राकृतिक दृश्य विद्वान थे। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद को ईंटों पत्थरों से सजाने का श्रेय अशोक को। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद को ईंटों पत्थरों से सजाने का श्रेय किसको है? अशोक को है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। राजप्रसाद लकड़ी के बने थे जो कि बहुमंजिले थे। राजप्रसाद किसके बने थे? आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। जो कि लकड़ी के बने थे वो बहुमंजिल थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कुमार गांव में खुदाई में मिलते हैं। इसका प्रमाण जो है पटना के समीप राजप्रसाद लकड़ी के थे और वो बहुमंजिले थे। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? पटना के समीप बुल तथा कुम्हार गांव में खुदाई में मिलते हैं। अंडरस्टैंड? राजप्रसाद की खोज करने का श्रेय इस पूनर को है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करने का श्रेय किसको था? इस पूनर को है। चलते हैं हम लोग स्तंभ देख लेते हैं। स्तंभ जो है मौर्य काल में सर्वाधिक स्तंभ कहाँ पाए गए? अशोक के थे। सर्वाधिक स्तंभ किसके थे? अशोक के थे। ये आपका इम्पोर्टेंट को आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है। मौर्य काल में सर्वाधिक स्तंभ किसके थे? वो थे अशोक के। अंडरस्टैंड? यह स्तंभ विभिन्न भागों में स्थित है। इसकी संख्या 20 है। क्या है? यह स्तंभ जो है विभिन्न भागों में स्थित है। इसकी संख्या 20 है। ओके 20 है। यह स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। हर स्तंभ की ऊंचाई कितनी? 40 से 50 फुट तक है। हर स्तंभ की ऊंचाई कितनी? 40 से 50 फुट तक है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, चलते हैं। ओके आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ लुम्बिनी व निगलिवा में मिलते हैं। ओके ये सांची, लौरिया, नंदगढ़ आदि स्थानों में सभी भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अशोक के स्तंभ लुम्बिनी, ये आपके इम्पोर्टेंट है, लुम्बिनी व निगलिवा में मिलते हैं। ये सांची, लौरिया, नंदगढ़ आदि स्थानों में भी मिलते हैं। चलिए स्तूप देख लेते हैं। स्तूप ईंटों से निर्मित एक ठोस गुम्बद होता है। क्या होता है? स्तूप ईंटों से निर्मित एक ठोस क्या होता है? गुम्बद होता है। स्तूप में मृतकों के अवशेष रखे जाते हैं। मृतक मतलब जानते हैं? मुर्दा बोलते हैं इसको। मृतकों के अवशेष मतलब शव, शरीर। स्तूप में मृतकों के अवशेष रखे जाते हैं। स्तूप का अंदर का भाग जो है कच्ची ईंटों का और बाहर का भाग पक्की ईंटों का होता था। आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिए। आपसे इंपॉर्टेंट ऐसे पूछा जा सकता है, स्तूप का अंदर का भाग कैसा होता था? कच्ची ईंट की पक्की ईंट, तो आप इसमें कच्ची ईंट में टिक करेंगे और बाहरी भाग जो था वो पक्की ईंट का होता था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके शारीरिक पर स्तूप 8 स्तूप का निर्माण हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके शारीरिक पर 8 स्तूप का निर्माण हुआ था। ओके गौतम बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के समय में हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है अजातशत्रु के मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके समय में हुई थी? तो आप कहें अजातशत्रु के समय में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। ये मूल रूप से 4 होते हैं। आपसे पूछा जाएगा 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। इस तरीके से पूछा जा सकता है। अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करा? 84,000। ये आपका इम्पोर्टेंट 84,000
स्तूपों का निर्माण कराया था? किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। और ये मूल रूप से 4 स्तूप हैं। आइए चलते देखते हैं जो इनके 4 स्तूप मूल रूप से हैं वो क्या क्या। आप फटाफट आप पहले तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। जो स्तूप क्या थे? शारीरिक स्तूप थे, पारिभौमिक स्तूप थे, उद्देश्य का स्तूप थे, ओके, संकल्पित स्तूप थे। ये 4 स्तूप थे आपके। अब ये स्तूप क्या, इसके अंतर्गत क्या आता? देखिए, शारीरिक स्तूप में क्या आता? महापुरुषों के अवशेष रखे गए थे। शारीरिक स्तूप में जो था वो महापुरुषों के अवशेष रखे गए जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ओके, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, जो इस महापुरुषों के अवशेष जो हैं किस स्तूप में रखे गए थे? तो आप किस में टिक करेंगे? शारीरिक स्तूप में टिक करें। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। और बौद्ध धर्म से जो संबंधित थे, शारीरिक स्तूप में किस धर्म से संबंधित अवशेष रखे गए थे? तो क्या बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष रखे गए थे। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आप बनाइए, आपको खुद ही समझ में आ जाए किस तरीके से हमसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पारिभौमिक स्तूप क्या था? गौतम बुद्ध की प्रयोग की वस्तुओं को रखकर बनाया गया। गौतम बुद्ध की जो प्रयोग की जो वस्तुएं थी वो किस में रखे, किस स्तूप में रखे गए थे? पारिभौमिक स्तूप में रखी गई थी। उद्देश्य का स्तूप देख लीजिए, गौतम बुद्ध से संबंधित बनाया गया। गौतम बुद्ध से संबंधित बनाया गया यानी उद्देश्य देने की जगह समझ लीजिए। उद्देश्य का गौतम बुद्ध से संबंधित बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपसे उद्देश्य का स्तूप किससे संबंधित बनाया गया था? तो गौतम बुद्ध से संबंधित बनाया गया था। इस तरीके से टर्न कर लीजिए। संकल्पित स्तूप क्या थे? बौद्ध यात्रियों द्वारा बौद्ध स्थलों पर बनाए गए थे। संकल्प जहाँ दिया जाता था वो किसके द्वारा? बौद्ध यात्रियों द्वारा बौद्ध स्थलों पर बनाए गए थे। ओके, ये भी आपका इंपॉर्टेंट स्तूप, आपके सारे इंपॉर्टेंट है। भरत स्तूप का निर्माण अशोक करता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। भरत स्तूप का निर्माण कौन करता है? तो वो कौन करता है? अशोक करता है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब गुफा विहार और देख लेते हैं। आपका आज मैंने सारे स्तूप जो भी थे स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मौर्य स्थापित कला पूरा आज आपका फिनिश कर दिया है। अगर इसको मैं 2 भाग में डिवाइड करती वीडियो तो आपकी क्लास ज़्यादा छोटी हो रही थी, तो मैंने सोचा आज पूरा स्थापित जो है फिनिश कर देते हैं। इसलिए आज जो है मौर्य स्थापित आपका फिनिश हो चुका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस देखते हैं गुफा विहार से और देख लेते हैं। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनीय की पहाड़ी को काटकर क्या कराया था? 3 गुफाओं का निर्माण कराया था। वो 3 गुफाएं कौन कौन सी थी? गोपी गुफा थी, वेदापिका थी, वादिया गुफा। ये 3 गुफाएं का निर्माण किसने कराया था? अशोक के पुत्र किसने? दशरथ ने कराया था। दशरथ ने किन 3 गुफाओं का निर्माण कराया? तो आपकी इस प्रकार है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इनमें से किसका निर्माण अशोक के पुत्र दशरथ ने कराया था? और आपसे यही पूछा जा सकता है दशरथ के पिता कौन थे? अशोक थे। इस तरीके से घुमा सकता है क्वेश्चन। अशोक का पुत्र कौन सा था? दशरथ था। दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण कराया था। ये 3 गुफाएं हो गई। अशोक ने बराबर की पहाड़ी को काटकर 4 गुफाओं का निर्माण, इनके पुत्र ने 3 गुफाओं का निर्माण कराया था और इन्होंने 4 गुफाओं को काटकर निर्माण कराया था। देखिए कौन सी है? सुदामा गुफा हो गई, कर चौपड़ गुफा हो गई, विश्व झोपड़ी गुफा हो गई, रोमशिड़ी गुफा हो गई। ओके, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिए। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले ली। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। सो गाइस आज आपका जो है मौर्य स्थापित कला से स्थापित कालीन से जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने आपको कवर करा लिए हैं। इसकी ज़्यादा ही आपको डिटेल में जाना तो टीईटी पीटी एलटी किसी कला की आप बुक ले सकते हैं, उससे सारी पूरी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। थ्योरी पढ़ने से आपको क्या होता है, मैं हर एक वीडियो में यही बताती हूँ, थ्योरी आप अगर पूरा किसी चीज़ का आप बैकग्राउंड जानते हैं तो आपको एक एक फैक्ट आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाते हैं। सारे फैक्ट आपको यही मिलेंगे जो आपके हैं। बस आपको क्या होगा, आप आराम आपको ये रहेगी कि हर एक चीज़ आप बहुत अच्छी प्रॉपर तरीके से आप उसको लर्न कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपना वर्क हर चीज़ कर सकते हैं। सो गाइस अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितनी भी क्लासें हो चुकी वो सारी क्लासें आप फटाफट वॉच कर डालिए। आप सारी क्लासें वॉच कर लेंगे तो आपको हर एक क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाली होगी। सो गाइस थैंक यू, धन्यवाद।